हेलो एवरीवन। आ जाओ। सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं, एक चैनल है टेलीग्राम में, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह। प्लीज प्लीज उसको फॉलो कर लो। उसमें से आप स्टोरीज पढ़ते जाओ। स्टोरीज इसलिए कह रही हूं मैं, क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंशन आता है, जो कॉम्प्रिहेंशन कुछ लोग कहते हैं मैम ये तो मेंस में आता है, तो आप पहले क्यों पढ़ा रहे हो? अगर आप कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाओगे तो आपसे जो क्लोज टेस्ट है वो भी नहीं बनेगा। क्योंकि अगर पूरा पैराग्राफ पढ़ के, पूरा पैसेज पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, तो पैसेज में से कुछ वर्ड्स हटा दे तो कहां से समझ लोगे? इसीलिए जो कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन को आपको पहले समझना पड़ेगा, फिर क्लोज टेस्ट में चलेंगे। तो चलिए कॉम्प्रिहेंशन में आ जाइए। देखो, मैं आपको ये समझाना चाहती हूं कि जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन करोगे ना, तो उसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो होता है हम जब पूरा का पूरा पढ़ के समझें और फिर करें। दूसरा होता है कि पहले हमारा नजर एक बार क्वेश्चन में चले जाए, क्योंकि जब क्वेश्चन देख लेते हो ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि मुझे आंसर कहां से तलाशना है ना, और आंसर कहां है। जैसे सुनो ध्यान से। सबसे पहले, व्हाट कॉजेस एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक किस कारण से होता है? अब किस कारण से होता है, आप सबसे पहले यहां पहुंच जाओ। हम अगर पढ़े लिखे हैं तो हमें पता है किस कारण से होता है, लेकिन हम यहां से देखना चाहेंगे। देखो, earthquake is a shaking of the ground caused by sudden breaking and shifting of large sections of the earth's rocky outer shells। ये क्या है? जो अर्थ का रॉकी आउटर शेल्स है, ठीक है, उसके शिफ्टिंग एंड ब्रेकिंग, टूटते हैं, ब्रेक करते हैं और ऐसे एक दूसरे से शिफ्ट कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है? इससे अर्थक्वेक होता है। अब ध्यान से देखना बेटा, यहीं पर हमें आंसर मिल गया, मूवमेंट ऑफ द अर्थ्स रॉकी आउटर शेल। देखो, पहला का आंसर निकालने के लिए हमें सबसे पहले, देखो यहां पर दिख गया शिफ्टिंग ऑफ द अर्थ्स रॉकी आउटर शेल, और वही चीज यहां पे दिख गया शिफ्टिंग यानी कि मूवमेंट ऑफ द अर्थ्स रॉकी आउटर शेल। आप सबसे पहले क्वेश्चन देखना, उसके बाद आप पैसेज में चलना, इससे आपको आसानी होगी। चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ रिवर्स? यानी डायरेक्शंस ऑफ रिवर को कौन चेंज करता है? मैं आगे बढ़ूंगी इसी में, और आगे बढ़ते हुए मैं पढ़ूंगी कि मुझे कोर्स डायरेक्शन ऑफ रिवर्स के बारे में पढ़ना है, और हमारी नजर सरसराते हुए जाएगी नीचे और रिवर्स में फंस जाएगी। जहां पर वही वर्ड मुझे दिखाई देगा, मैं वहीं पर रुकूंगी, और जहां पर दिखाई दिया उसी के पहले जहां पे फुल स्टॉप है वहां से शुरुआत करूंगी। रॉक मूवमेंट्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक कैन मेक रिवर्स चेंज देयर कोर्स। यानी रॉक का जो मूवमेंट होता है, मान लो नदी ऐसे बह रही है, रॉक का यहां पे मूवमेंट हुआ, नदी ऐसे चली जाएगी, राइट? तो वो क्या है? मूवमेंट ऑफ रॉक्स, यही तो है। जरा देखो ध्यान से, मूवमेंट ऑफ रॉक्स, रॉक मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं कह रही हूं आप सबसे पहले वो वर्ड को पकड़ लो, राइट? नेक्स्ट देखो, व्हाट डू अर्थक्वेक्स बीनीथ द ओशन क्रिएट? जो अर्थक्वेक ओशन के नीचे आता है वो क्या क्रिएट करता है? बेटा हमें आंसर पता है, लेकिन फिर भी आपने जैसे ओशन देखा, वैसे तुरंत कोशिश करो कि हम ऐसी जगह पहुंचे जहां पे ओशन हो, और फुल स्टॉप से शुरुआत करेंगे। लार्ज अर्थक्वेक्स बीनीथ द ओशन कैन क्रिएट अ सीरीज ऑफ ह्यूज डिस्ट्रक्टिव वेव कॉल सुनामीज। और ये ओशन के नीचे अर्थक्वेक आता है तो सुनामी आता है। ये देखो, मतलब जैसे मैंने क्वेश्चन में रिवर देखा, मेरा नजर फिसलते हुए रिवर में गया। जैसे मैंने देखा ओशन, तुरंत मेरा नजर फिसलते हुए ओशन में गया। देखो, व्हाट कॉजेस द डेथ ऑफ पीपल ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स? अर्थक्वेक्स में डेथ ऑफ पीपल कैसे होता है? अब डेथ्स की बात अगर हम करें तो फिर हमें नीचे जाना पड़ेगा, और डेथ के सिनोनिम में हमें किल दिख रहा है, ठीक है? कैसे मरते हैं लोग, कैसे डेथ्स होते हैं? Many deaths and injuries result from falling objects and the collapse of structures। यानी जो स्ट्रक्चर होता है, falling objects and collapse of structures। क्योंकि देखो, अगर आप सड़क पे खड़े हो और सड़क पे खड़े होने पर आप देखो कि सुनामी आ गया, सॉरी अर्थक्वेक आ गया, तो कुछ नहीं, बस हिल डुल के रुक जाओगे। लेकिन घर के अंदर जो लोग रहते हैं वही भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि अर्थक्वेक आया है, ये बिल्डिंग गिर सकता है और हम मर सकते हैं दब के, तभी भागते हैं, है ना? क्योंकि उसी से तो डेथ होता है। देखो, बताओ कोई प्रॉब्लम? Last question now. The force of an earthquake depends on what? Force of the earthquake। जैसे हम देखिए force of the earthquake, हम यहां पहुंच गए। देखो, depends on how much, depends on how much rock breaks and how far it shifts। जो earthquake का
इंटेंसिटी वो डिपेंड करता है कितना रॉक टूटा है और कितना शिफ्ट किया है, राइट? वो देखो यहाँ पे शिफ्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, यानी रॉक्स ब्रेक कितना किया और कितना शिफ्ट किया है। समझ में आया? मतलब जब आप कॉम्प्रिहेंशन करते हो तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन देख लो, और मेरा सजेशन है पहले तो एक एक क्वेश्चन देखो, बाद में जब हम इस लाइक हो जाएंगे कि हम एक्सपर्ट हो गए हैं, तो हम दो दो तीन तीन क्वेश्चंस के जो कीवर्ड्स है ना वो एक साथ देख लेते हैं। जैसे रिवर्स देख लिया, ओशन देख लिया, डेथ देख लिया, है ना? तो तीन का एक साथ देख के और फिर से हम पैसेज में चले जाएंगे। याद रखना कॉम्प्रिहेंशन में हमें कभी कभार ही ऐसा होता है कि कॉम्प्रिहेंशन ऐसा आता है कि पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज कॉम्प्रिहेंशन कई बार तो हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है? क्या होता है, सीधा सीधा आप स्ट्रेट अवे आप क्वेश्चन देखते हो, आंसर में आते हो। ठीक है, चलो एक बार एक काम करो, ये जरा रीड कर लो, और इसमें से जिसका जिसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, ये एक बार आप पैसेज भी पढ़ लो। बेटा रीडिंग की आदत होनी चाहिए। अक्षिता वेरी गुड। चलो नंदिनी दे दो। जिसका जिसका मीनिंग नहीं आए और जो लाइन समझ में नहीं आए वो पूछते जाना। आप लाइन नंबर बता दोगे तो मैं बता दूंगी, लाइन नंबर या वर्ड जो भी पूछना है बता दो। बेटा न्यूज़पेपर के एडिटोरियल रीड करने से अच्छा है संगीता, आप प्रीवियस ईयर के पैसेजेस रीड करो। सृष्टि बेटा अभी उस सब मत पूछो, ठीक है? संतोष मैं चाह रही हूं आप रीडिंग तो शुरुआत कर दो। बीनीथ का मतलब होता है ठीक नीचे, एकदम जैसे दबा हुआ कोई चीज हो किसी चीज के नीचे। ट्रिगर का मतलब होता है शुरुआत करना, जैसे आप बंदूक का ट्रिगर दबाते हो तो गोली चल जाती है ना, उसका मतलब शुरुआत करना। अर्थक्वेक ट्रिगर कर सकता है यानी शुरुआत कर सकता है। बीनीथ का मतलब के नीचे, एकदम उससे सटा हुआ। यस अनामिका कंप्लीट हो गया। फोर्थ लाइन 1 2 3 4, अर्थक्वेक कैन ट्रिगर लैंडस्लाइड। जो जमीन में फिसलन हो जा, जो जमीन फिसल के नीचे चला जाता है ना, है ना, अर्थक्वेक वो भी शुरू कर सकता है, लैंडस्लाइड भी शुरू कर सकता है। थर्ड लाइन, रॉक मूवमेंट ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक कैन मेक रिवर्स चेंज देयर कोर्स। जो रॉक मूवमेंट होते हैं ना अर्थक्वेक के दौरान, वो रिवर का रास्ता यानी नदियों का नाला का रास्ता भी बदल सकते हैं, नदियों का रास्ता भी बदल सकते हैं। सुनामी नहीं पता आपको? जब अर्थक्वेक ओशन के नीचे आता है तो पूरा का पूरा ओशन में बहुत बड़े बड़े लहरें उठती है। अब आसपास के जो शहर वगैरह होते हैं कोस्टल एरियाज के, वो पूरा खत्म हो जाते हैं। डिस्ट्रक्टिव होता है, जो नाशक होते हैं, जो नाश कर देंगे। नेहा कुमारी क्या अननेसेसरी सेंटेंस लिखती हो? प्लीज बोलिए ना मैम, क्या बोलूं मैं? तब से तो बोल ही रही हूं। सुनामी ओशन में आता है अक्षिता, लैंडस्लाइड लैंड में आता है। कभी देखो पहाड़ का पूरा लैंड टूट के नीचे गिर गया, पूरा गाड़ी वाड़ी सब चला गया, वो लैंडस्लाइड ही तो होते हैं। और पूछो जल्दी फटाफट। कोलैप्स का मतलब टूट के गिर जाना। जैसे कोई घर कोलैप्स कर जाएगा तो क्या होगा? टूट जाएगा। ट्रिगर मतलब हुआ शुरू करना, जैसे बंदूक का ट्रिगर दबाने पर गोली निकल जाता है वैसे ही ट्रिगर होता है। इंस्टेंट का मतलब होता है के बदले में, इंस्टेंट मतलब उसके बदले। बिरजू मुझे नहीं पता, अभी जो पढ़ रहे हैं वो करो। फोर्थ लाइन बता दी आपको, हो गया। फेटिलिटीज का मतलब होता है डेथ। सिक्स लाइन 3 3 6, large earthquakes beneath the ocean can create a series of huge destructive waves called tsunamis। सीरीज ऑफ वेव्स, ऐसे वेव्स आया ऐसे, ठीक है, ऐसे वेव्स आया फिर ऐसे, और जो बड़े बड़े वेव्स आते हैं ना वो कई कई मीटर ऊपर होते हैं, और वो आके पूरा का पूरा शहर का नाश कर देता है। कभी आप यूट्यूब में लगाओ सुनामी और आपको दिखेगा कि किस तरह से सारी गाड़ियां जा रही है, अचानक लहर आया और उसके बाद वो बिल्कुल शहर के अंदर जाके सारी गाड़ियों को बहा के खत्म कर दिया। ठीक है, चलो अब आप एक बार कोशिश करिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में कीवर्ड कौन है, वही कीवर्ड हमें कहां दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में कीवर्ड कौन है, वो कीवर्ड कहां दिख रहा है, और आंसर निकालो।
बताओ। रॉकी मतलब होता है बेटा चट्टान वगैरह से रिलेटेड, चट्टान युक्त, पत्थर। फर्स्ट का आंसर बताओ क्या है? अनु, आंसर बताओ बेटा, आंसर बताओ। आदित्य अपना ऑर्डर नंबर लिखो। ए आंसर पक्का? शाई पीपल, सी मेनी पीपल। जिसने जिसने सी लिखा है आंसर उन्हीं का सही है बस। सुनो, ब्लेम सबसे पहले हम लोनलीनेस देख लिए, की मेरा मिल गया लोनलीनेस, और जैसे मैंने आगे से देखा तो हमने यहां लोनलीनेस देख लिया। अब यहां तक है और शुरुआत, फुल स्टॉप की शुरुआत यहां से हो रही है। ब्लेम इट ऑन ब्रोकन हार्ट्स एंड बिरीवमेंट। ब्रोकन हार्ट मतलब दिल टूटा हुआ हो, बिरीवमेंट का मतलब बिरीव से बना है, इसका मतलब मातम, किसी के मरने पर या किसी के बिछड़ने पर जो आप मातम मनाते हो, बिरीवमेंट। टू मियर शाइनेस, शाइनेस मतलब होता है शर्मीलापन। कह रहा आप किसी पर आप इल्जाम लगा दो, चाहे टूटे हुए दिल पर, चाहे दुख मातम पर, चाहे शर्मीलापन पे, चाहे बिजी रूटीन पे, ये आपका रूटीन बहुत बिजी है। मिलियंस ऑफ अस सफर फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ लोनलीनेस, यानी मेनी पीपल, या तो आपका टाइम टेबल बहुत सख्त है, या तो फिर आपका किसी तरह का कोई दिल दुखा हुआ है, ठीक है? आप इनमें से किसी पर लगा दो इल्जाम, लेकिन इसका रीजन क्या है? कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन हम में से मिलियंस किसी ना किसी प्रकार के लोनलीनेस से सफर करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आओ। अब लोनलीनेस क्या की तरह है बताओ, जल्दी से आगे देखो। नहीं शीतल, ये सब वॉल्यूम 2 में है। आदित्य का देख लो, बताओ जल्दी बताओ। लोनलीनेस इज लाइक, हमने यहां तक देख लिया था। जैसे आगे पढ़े, लाइक अ डिजीज इट कट्स अक्रॉस क्लास। लोनलीनेस इज लाइक अ डिजीज, एक बीमारी की तरह है जो हर क्लास में दिखेगा। आप कहोगे मैं कह दूं कि चलो एड्स की बात करें या कैंसर की बात करें, कोई एक पर्टिकुलर क्लास है क्या जिसमें ये बीमारी होता है? नहीं। तो लोनलीनेस भी एक बीमारी की तरह है, जो कोई क्लास हो, कोई एज ग्रुप हो या कोई जेंडर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? हम में से अधिकतर लोग इसके इम्यून भी नहीं है। वेरी फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर लोग इसके इम्यून है, ठीक है? नेक्स्ट देखो। बताओ आंसर क्या होगा ये? बहुत आंसर बहुत आसान है, यस। एंड इट इज नॉट रॉबिन्सन क्रूसोस लोनलीनेस। बेटा रॉबिन्सन क्रूसो की एक कहानी है जिसमें वो एक आइलैंड में फंस जाता है, लेकिन यहां पे कह रहा है कि ये रॉबिन्सन क्रूसो का अकेलापन नहीं है। वो अकेलापन क्या हुआ था, वो इंसान फंस गया था फ्रॉम, कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी, समाज से बिल्कुल अलग थलग एक आइलैंड में फंस गया था। एनीवे, कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी से हमें आंसर मिल गया। कुछ लोग होते हैं समाज के बीच में रह के भी लोनलीनेस का शिकार होते हैं। नेक्स्ट आओ। Why wouldn't those affected by loneliness want to talk about it? Talk about it. Talk about it. खोजो कहाँ है? क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? यस वेरी गुड। Want to talk about it, बात करना क्यों नहीं चाहते? मैंने क्या किया,
मैंने एक बार सरसरी तौर पे निगाह डाली कि टॉक अबाउट इट कहाँ है, टॉक अबाउट इट कहाँ है, टॉक अबाउट इट कहाँ है, टॉक अबाउट इट आ गया। जैसे टॉक अबाउट इट आया हम समझ में आ गया कि आंसर यहीं से कहीं शुरू हो रहा। Those affected by loneliness are generally not keen to talk about it. क्यों? They feel ashamed, शर्म आती है उन्हें, और embarrassed, और simply do not have anyone to discuss the problem. ये हो गया। या तो उसे शर्म आती है, झेप लगता है, embarrassed हुआ झेप लगता है, या फिर उनके पास कोई है ही नहीं जिससे वो अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करे। देखो, द ऑथर राइट्स दैट, क्या राइट करता है ऑथर, देखो, द ऑथर राइट्स दैट, अब तो ये प्रॉब्लम है कि वो लिखता क्या है। अब वो तो आपको ये चारों ऑप्शन पढ़ के पता चलेगा। देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में ही ना आप फंस जाओगे, क्योंकि ये चारों को खोजना पड़ेगा। चलो, जरा फर्स्ट पैराग्राफ का आखिरी लाइन देखो, पीपल कैन बी अलोन विदाउट बीइंग लोनली, यानी अकेले हो सकते हो और लोनली फील नहीं करोगे, ये भी हो सकता है। इसका मतलब है ए तो गलत हो गया। ए कह रहा है कि लोग लोनली तभी फील करते हैं जब वो अकेले होते हैं, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है पहला पैराग्राफ में कह रहा है पीपल कैन बी अलोन विदाउट बीइंग लोनली, बिना लोनली फील किए आप अकेले हो तब भी अपने में मस्त हो। इसका मतलब है कि अलोन हो लोनली फील करोगे जरूरी नहीं, और लोनली इन अ क्राउड, क्राउड में भीड़ में हो तब भी लोनली फील कर रहे हो। ठीक है, पीपल कैन बी अलोन एंड नॉट फील लोनली, ये चल सकता है कि हो सकता है तुम अकेले हो फिर भी लोनली फील ना करो। लोनलीनेस इज कॉज्ड बाय रॉबिन्सन क्रूसो, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। और एक्सटेंडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट अभी भी स्ट्रांग है। जरा देखे तो एक्सटेंडेड फैमिली कहां दिख रहा है आपको, यहां दिख रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली हैज वीकेंड, स्ट्रांग अभी भी नहीं है, वीक हो चुका है। इसका मतलब आंसर इज बी। बी कहां से हो गया अक्षिता, कह रहा है अभी भी स्ट्रांग है, यहां कह रहा है वीक हो चुका है। ठीक है, मौसेरी बहन चचेरी बहन, कहां तुम लोग अब मतलब रखते हो किसी से। चलो, अब जरा अगेन पहले क्वेश्चन देखो और उसके बाद पैराग्राफ में जाओ, पैसेज में जाओ। ऑफ कोर्स रिया, एग्जाम में ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन आता है। ट्रांसिएंट का मतलब होता है क्षणिक, बहुत थोड़े समय के लिए, प्रसून। अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड, चलो इसमें एक काम करो, आप जरा एक बार इसको रीड करो, और कोई लाइन समझ में नहीं आ रहा है पूछ लो, या फिर कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ लो। राज वेरी गुड, जो लाइन समझ में नहीं आ रहा है लाइन का नंबर लिख देना। पहले ये इसका मीनिंग पूछ लो किसी का है, अभी रुक जा देते हैं, पहले इस पैसेज का मीनिंग पूछ लो। नाइन्थ नंबर वाला लाइन, 1 2 3 4 5 7 9, कह रहा है पीपल कैन बी अलोन विदाउट बीइंग लोनली, अकेले हो गए शायद लेकिन लोनली फील ना करो, ये भी हो सकता है, या फिर क्राउड में हो भीड़ में हो तब भी लोनली हो। बॉटम से 7, दे फील अशेम्ड और एम्बैरेस्ड और सिंपली डू नॉट हैव एनीवन टू डिस्कस द प्रॉब्लम। कह रहा है कि या तो शर्मिंदा महसूस करते हैं या एम्बैरेस्ड, उनको झेप लगता है, या फिर किसी से डिस्कस करने के लिए है ही नहीं, कोई आदमी नहीं है। बिरीवमेंट का मतलब होता है मातम, एमिड का मतलब के बीच, अपने नियर एंड डियर वंस के बीच में रह के भी हो सकता है तुम लोनली फील करो। ट्रांसिएंट का मतलब हो गया क्षणिक। फोर्थ लाइन कह रहा है लाइक ए डिजीज इट कट्स अक्रॉस क्लास एज ग्रुप एंड जेंडर, लड़का हो लड़की हो, जेंडर किसी जेंडर का हो सकते हो, किसी भी क्लास का हो सकते हो, किसी भी ग्रुप का हो सकते हो, ये सभी सोसाइटी के सभी सेक्शन को ये कट क्रॉस करता है, मतलब हर क्लास में पाया जाता है ना। और हम में से बहुत ही कम लोग हैं जो इम्यून है, जिनको ये बीमारी नहीं होती। इंडिविजुअलिस्टिक होता है बेटा एक एक प्रत्येक व्यक्ति का। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद,
कीन का मतलब होता है इंटरेस्टेड, कीन का मतलब इंटरेस्टेड। नैरोड मतलब होता है संकरा हो जाना, छोटा छोटा हो जाना, यानी बहुत कम लोगों पे पहुंच जाते हैं, तो नैरोड। रॉबिन्सन क्रूसो, एक कहानी है रॉबिन्सन क्रूसो पर। वो फंस गया था एक टापू में अकेले। मियर शाइनेस मतलब सिर्फ शर्मीलापन, सिर्फ शर्मीलापन। ठीक है। देखो क्या कह रहा है, एंड इट इज नॉट रॉबिन्सन क्रूसोस लोनलीनेस, यानी कि ये रॉबिन्सन क्रूसो वाला अकेलापन नहीं है, वेर अ पर्सन इज कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी, जहां पे सोसाइटी से व्यक्ति कट ऑफ हो जाता है। बट इट इज लोनलीनेस डिस्पाइट लिविंग एमिड डियर वंस, बल्कि ये ऐसा अकेलापन है जो आप अपने डियर वंस, बहुत ही प्रिय लोगों के साथ के बीच में रहकर भी, के बावजूद भी आपको लोनलीनेस होता है। एंड नेबर्स के बीच में भी रह के भी, पड़ोसियों के बीच में रह के भी, डिस्पाइट द इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग, आपके पास इंटरनेट है, सोशल नेटवर्किंग है, क्राउडेड बिल्कुल भीड़ भरा टाउन में रहते हो, शॉपिंग मॉल्स में बहुत सारे लोग हैं। पीपल कैन बी अलोन विदाउट बीइंग लोनली, आप अकेले हो तब भी हो सकता है आप अकेलापन फील ना करो, या फिर क्राउड में हो तब भी अकेलापन फील करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। पहले क्वेश्चन देखना और उसके बाद आंसर सर्च मारना। पहले सब क्वेश्चन कर लोगे फिर मैं चलूंगी, उसके बाद मैं कराऊंगी। अनु पांडे बेटा, उसमें OUR लगाते हैं ना, कोई कहीं जगह पे OR भी लगा रहता है, वो छोड़ दो आप। हो गया पहला आंसर, ओके हो गया ए। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। ये तो आपको उससे देखना भी नहीं है, तो आपको आना चाहिए। और देखो कीवर्ड पकड़ो और ढूंढो आंसर कहाँ है। इसका ढूंढो जल्दी जल्दी। ढूंढ लिया। चलो देखो नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन में आप फंसोगे, इसमें चारों आंसर सर्च मारना पड़ता है। इससे जब समय कम होता है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, ये बाद में करेंगे। इसमें चारों का देखना पड़ेगा आपको। हो गया, कोशिश करो करने का। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखना, जैसे अनामिका सही लिख रही है, 3 का, 2 का। ठीक है, अमित चौधरी बेटा आपकी मर्जी, वो तो अच्छी बात है, क्लास नोट्स अलग है, वॉल्यूम 1 अलग है। चलो अब देखो ध्यान से, मैं सबसे पहले कहूंगी आपको कि आप सबसे पहले देख लो कि यहाँ पे हम उठाते हैं, अब वेरी सीरियस इश्यू की बात हो रही है, सीधा आगे आगे वेरी सीरियस इश्यू दिख रहा है,
फुल स्टॉप से शुरुआत करेंगे यानी शुरुआत से शुरुआत हो जाएगा इसका। ग्लोबल वार्मिंग इज अ वेरी सीरियस इश्यू दैट इज कंसर्निंग अवर रैशनल बीइंग। देखो अगर हम आगे के क्वेश्चन का कीवर्ड पकड़ ले तो रैशनल वर्ड मिल गया मुझे, ग्लोबल वार्मिंग, आंसर आ गया। बेटा रैशनल का एंटोनिम होता है इरैशनल। रैशनल होता है जो तर्क पे बात करते हैं, जो तार्किक होते हैं, जो तर्क पे यानी रीजंस पे बात करते हैं, वो रैशनल होते हैं। जो कोई रीजन पे बात नहीं करते हैं वो इरैशनल होते हैं। ठीक है, रैशनल का उल्टा इरैशनल। देखो व्हाट माइट लीड टू अ चेंज इन ओशन करेंट्स। अब ओशन करेंट्स जो वर्ड है ये हम ढूंढेंगे, और ओशन करंट में चेंज इन ओशन करंट यहां दिख गया मुझे। अब आगे देखो फुल स्टॉप कहां है, यहां इसके बाद द राइज इन टेम्परेचर माइट लीड टू अ चेंज इन ओशन करंट। राइज इन टेम्परेचर ये रहा, लेकिन राइज इन टेम्परेचर तो मुझे यहां भी दिख रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। The result will be disruption of the entire marine ecosystem। बेटा रिजल्ट होगा, उसका परिणाम होगा कि पूरा का पूरा जो समुद्रीय इकोसिस्टम है ना, पूरा समुद्र में जितने जीव जंतु है, वहां का पानी वगैरह सबका जो इकोसिस्टम होता है, जिसको पारिस्थितिक संतुलन कहते हैं शायद ना, ठीक है, उसमें उथल पुथल मच जाता है। वो रिजल्ट होता है, वो कॉज नहीं होता, वो रिजल्ट होता है, इसलिए ये नहीं रहा। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द ऑथर। अब इसका आंसर मैं सबसे लास्ट में देखूंगी क्योंकि मेरे पास समय 1 मिनट बचा हुआ है और मैं ये 4 आंसर करने के बदले में अगला 4 क्वेश्चन बना सकती हूँ अगर मैं ये सोचूं तो। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे करोगे, व्हाट अपीयर्स टू फेस ए थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। जैसे हम थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन यानी विलुप्त होने का थ्रेट यानी कि खतरा, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन वर्ड ढूंढो आप फटाफट, कहां पे है, कहां है। नहीं मिल रहा है। लास्ट वर्ड है थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। जैसे हमने थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन देखा एकदम आखिरी में, फुल स्टॉप से शुरुआत करेंगे। दिस माइट हेल्प इन मेकिंग अस होप टू गिफ्ट अ ग्रीन अर्थ टू द फ्यूचर जनरेशन विच नाउ appears to face फ्यूचर जनरेशन। भाई फ्यूचर जनरेशन, द माइग्रेटरी बर्ड, द ग्रीन हाउस गैसेस, मेरीन इकोसिस्टम ऑफ अ ग्रीन अर्थ, पूरा का पूरा अर्थ, पूरा का पूरा अर्थ थ्रेट ऑफ जनरेशन। मतलब समझ रहे हो कि ग्रीन अर्थ ही है जो पूरा थ्रेट ऑफ जनरेशन, जिस पर थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है, पूरा ग्रीन अर्थ ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा अगर हम ध्यान नहीं दे तो। अब वापस आओ, अब इसको देख लेते हैं। मेल्टिंग ऑफ द आर्टिक रीजन विल प्रिजर्व मिथेन। बेटा ये कह रहा है प्रिजर्व मिथेन, मिथेन में आ जाओ, आर्टिक यहां पे, ड्यू टू वार्मिंग ऑफ द आर्टिक रीजन huge amount of methane which is now frozen under the oceans shall escape into the air। बेटा अगर आर्टिक रीजन फ्रोजन रहेगा ना तो मिथेन अंदर जमा रहेगा, अगर वो मेल्ट करेगा तो ये मिथेन जो अंदर घुस के बिल्कुल फ्रोजन फॉर्म में है वो भाप बन के रिलीज हो जाएगा, हवा बन के, और उसके बाद क्या होगा, वो टेम्परेचर बढ़ाएगा। यानी आर्टिक रीजन के मेल्ट होने पर तो मिथेन निकल जाएगा, प्रिजर्व थोड़ी होगा। प्रिजर्व मतलब होता है वहीं पर संरक्षित होना, वो नहीं होगा। मेल्टिंग ऑफ द आर्टिक रीजन वाज लॉन्ग फोरसीन। क्या बहुत पहले से पता था कि आर्टिक रीजन मेल्ट करेगा? ये कहीं लिखा हुआ है? पता नहीं, आगे चलो। वार्मिंग ऑफ द आर्टिक रीजन विल रिलीज मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वार्मिंग ऑफ द आर्टिक रीजन विल प्रिजर्व मीथेन, ये तो गलत ही है। अगर वार्म होगा आर्टिक रीजन तो बेटा वहां का आइस मेल्ट होगा, इससे मीथेन बाहर निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा, इससे वो वहां प्रिजर्व नहीं रहेगा। अकॉर्डिंग टू द ऑथर वार्मिंग ऑफ द आर्टिक रीजन, ये थर्ड वाला, इससे मीथेन बाहर निकल जाएगा। चलो अब एक काम करो, सबसे पहले रीड करो पूरा, कहीं कुछ फंस रहे हो किसी लाइन में तो मुझे बता दो जल्दी।
कंसर्निंग का मतलब होता है से संबंधित, कंसर्निंग का मतलब से संबंधित। एवरी रैशनल बीइंग ऑन अर्थ, ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा सीरियस मुद्दा है जिसका संबंध अर्थ के सभी समझदार जीव से है। कंसर्न का मतलब से संबंधित। मेटिंग का मतलब होता है जब नर और मादा का मिलन होता है, वो मेटिंग कहते हैं। डिसरप्शन का मतलब उसमें रुकावट, डिसरप्शन इज रुकावट। 5 लाइन ऊपर से 3 4 5। द राइज इन टेम्परेचर माइट ऑल्सो लीड टू अ चेंज इन ओशन करंट विच माइट चेंज द डायरेक्शन। भाई ओशन करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है अगर राइज इन टेम्परेचर होता है तो। माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं ना बेटा, जो बहुत ठंडा देश से गर्म देश में जाने लगते हैं जब बहुत ठंड का मौसम आता है, देखते वो सुंदर सुंदर पंछी पार होते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है नकार देना, उसको कट्टम कुट्टी लगा देना, नकार देना। 7th लाइन 1 2 3 4 5 6 7। द रिजल्ट विल बी द डिस्ट्रप्शन ऑफ द एंटायर मेरीन इकोसिस्टम। समुद्री जीव का जो इकोसिस्टम है उसमें पूरा कंप्लीट एक रुकावट पैदा होगा। इंडिविजुअल का मतलब होता है प्रत्येक। फ्रोजन मतलब जमा हुआ, फ्रोजन मतलब जमा हुआ। जितना ज्यादा रीड करोगे ना उतना ज्यादा आपकी समझ विकसित होगी। एपियर मतलब होता है प्रकट होना या दिखना, ऐसा प्रतीत होना। फोरसीन का मतलब है पहले से दिख जाना, पहले से आपको पता है या देख चुके हो। विशियस का मतलब होता है बेटा जो आप कहते हो खराब, ठीक है, वाइस से बुराई से रिलेटेड होता है, बुराई भरा, बुराई से भरा हुआ। इंडिविजुअल का मतलब प्रत्येक, हर व्यक्ति का, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल एनवायरमेंट कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब अवगत। एमिशन होता है उत्सर्जन, निकलना, जैसे गैस का निकलना, मीथेन का निकलना। आर्टिक रीजन तो को पता ही होगा यार, ज्योग्राफी का हम कैसे बताएं तुमको। आर्टिक रीजन है, ARC है। चलो करो ये। रैशनल बीइंग का मतलब होता है समझदार जीव, जितने भी समझदार लोग हैं इस दुनिया में। डैमेज का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। एक्सटिंक्शन होता है विलुप्ति। फ्रोजन का मतलब जमा हुआ, जैसे पानी जम जाता है तो फ्रोजन हो जाता है। अब इसको देखो और पहले तो क्वेश्चंस बनाओ। थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब होता है विलुप्त होने का खतरा, विलुप्त होने का खतरा। चलो 1 देखो क्वेश्चन। थ्रेट नहीं है आदित्य, थ्रेट है, थ्रेट। प्रोलिफरेशन मतलब होता है बेटा संख्या में ज्यादा होना। फर्स्ट का आंसर हो गया। चलो सेकंड का देखो। सेकंड का देखो जल्दी फटाफट। डायलॉग का मतलब संवाद होता है, जो आप बात करते हो एक दूसरे से, वो आपके डायलॉग्स होते हैं। 1 का आंसर तो हो गया, सेकंड का बताओ। फीडिंग बिहेवियर मतलब होता है कृतिका खाने का जो व्यवहार होता है। जानवरों के अपने फीडिंग बिहेवियर भी तो होते हैं ना, कि क्या खाएंगे। तीसरा देखो। बेटा सबका मैं रिप्लाई कर रही हूँ, अब तुम लोग का आंसर नीचे जा रहा है तो मैं क्या करूँ, बहुत तेजी से नीचे जाता है। जल्दी फटाफट करते जाओ। प्रोपगेट का मतलब होता है स्प्रेड करना, प्रसार करना। थर्ड का आंसर हो गया, जल्दी करो। फोर्थ।
हो गया? फाइव नंबर। ट्रूप का मतलब होता है TROUPE, ग्रुप ऑफ डांसर्स, ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स, उसको ट्रूप कहते हैं। डांसर्स और परफॉर्मर्स के ग्रुप को ट्रूप कहते हैं। हो गया? चलो शुरू करें। क्या हुआ? मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन डैश स्ट्रीट थिएटर। अब मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाऊं मैं। यहां पे दिख रहा है मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, यहां पर दिखा तो मैं यहां पे से शुरुआत करूंगी। डिस्पाइट द प्रोलिफरेशन ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, स्ट्रीट थिएटर कंटिन्यूज टू फ्लरिश इन इंडिया। इसका मतलब है कि मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन आ गया, लेकिन स्ट्रीट थिएटर्स जो सड़क पर जो नौटंकी होती है, कुछ लोग नाटक करते हैं ना घूम घूम के, आप देखोगे कुछ तरह की मंडली लगा लेते हैं, फिर उन लोग किसी बात पर किसी चीज पर उन लोग वहां पे एक रोल प्ले करते हैं। तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूस टू फ्लरिश का मतलब है कि जो स्ट्रीट थिएटर्स है उस पर कोई असर नहीं पड़ा है ना, डज नॉट अफेक्ट। क्योंकि यहां कह रहा है कि डिस्पाइट द प्रोलिफरेशन, मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट के संख्या में बहुत होता है तो प्रोलिफरेट करता है, बहुत होने के बावजूद भी स्ट्रीट थिएटर्स आज भी इंडिया में फ्लरिश कर रहा है। इसका मतलब है मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ने कोई असर नहीं डाला है उस पर। इन द ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर्स डैश टू विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटी। इन द ओल्डन डेज, अब ओल्डन डेज की अगर हम बात करें तो उस समय क्या होता था? ओल्डन डेज हम ढूंढ रहे थे, यहां आ गया। Unlike olden days, its performance is no longer restricted to the villages। यानी कि प्राचीन काल में क्या था? स्ट्रीट थिएटर्स, ओल्डन डेज में स्ट्रीट थिएटर्स सिर्फ गांव में था। क्योंकि अगर अनलाइक बोल रहा है इसका मतलब है कि पहले की तरह अब बात नहीं रही। तो पहले क्या होता था? ये सिर्फ विलेजेस में रेस्ट्रिक्टेड रहता था। अब ये विलेजेस में ही खाली रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, नो लॉन्गर रेस्ट्रिक्टेड। इन द ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज। पहले वहीं पर था, अब नहीं है। अनलाइक इन द ओल्डन डेज का मतलब हुआ ओल्डन डेज के जैसा अब नहीं है। इसका मतलब है कि पहले क्या था, वो सिर्फ विलेजेस में ही था। स्ट्रीट थिएटर यूजुअली डैश विद इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इंपॉर्टेंस। स्ट्रीट थिएटर क्या करता है? डील्स करता है, पब्लिक इंपॉर्टेंस के इश्यू पर डील करता है। जैसे जब फैमिली प्लानिंग की बात होने लगी कि सब लोगों के 6-7 बच्चे होते हैं, तो किस तरह से फैमिली प्लानिंग किया जाता है और कैसे आप फैमिली को छोटा रख सकते हो, उसके लिए ऐसे ही स्ट्रीट थिएटर्स होते थे। सड़क पे ऐसी नौटंकी की जाती थी लोगों को बताने के लिए कैसे आप अपने फैमिली प्लान कर सकते हो। तो ये पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो इश्यूज हैं, स्ट्रीट थिएटर्स उनसे डील करता है। देखो यहां पर आंसर भी दिखेगा आपको। टुडे स्मॉल ग्रुप्स ऑफ परफॉर्मर्स, जिसमें स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो स्टेज करते हैं, परफॉर्मेंस को स्टेज करते हैं। क्या करने के लिए? पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने के लिए, अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए। ठीक है ना, तो डील्स करेगा ना, पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड ही तो होगा। बेटा इस परफॉर्म कैसे होगा? ये उन मुद्दों से संबंधित होता है। ठीक है, उन मुद्दों से संबंधित होता है। स्ट्रीट थिएटर इज डैश टू स्टेज, इज डैश टू स्टेज। स्ट्रीट थिएटर क्या कॉस्टली होता है? बिल्कुल नहीं, है ना। रीजनेबल होता है, ठीक है। अफोर्डेबल सबसे अच्छा है। इतना सस्ता है यार, सड़क के किनारे शुरू हो जाओ। इसका मतलब है आप अफोर्ड कर सकते हो इसको करना। ठीक है, स्ट्रीट थिएटर्स अफोर्डेबल होते हैं। कहाँ है अफोर्डेबल? देख लो यहाँ पे। एक आंसर तो मुझे मिल गया, अपील्स
टू द इमोशन। देखो ये भी हो गया। ये आंसर आपको यहां दिख रहा है, इमोशनल, इमोशनल, इमोशनल इम्पैक्ट रखता है। मैं अभी आपको पूरा मीनिंग समझा दूंगी, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब कहोगे आप पहले क्वेश्चन ही करा देते हो, पैसेज तो पढ़ाते ही नहीं हो। बेटा हमें कॉम्प्रिहेंशन इसी तरीके से करना है, कम से कम समय में सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, और वहां पे हमें कोई अपना ज्ञान नहीं बढ़ाना है। हाँ अभी आप अपना ज्ञान बढ़ा लो, अभी आप सारे पैसेजेस में पहले मेरे हिसाब से कर लेना, और उसके बाद सब रीड करो। रीड करने से क्या होगा ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। चलो मैं बताती हूँ। बिल्कुल नहीं करना है संगीता, पूरा कॉम्प्रिहेंशन रीड करोगे आपका टाइम पूरा खराब हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो इसका मीनिंग क्या है इस पैसेज का। ये कह रहा है स्ट्रीट थिएटर जो है ना इंडिया में, एक वेल एस्टैब्लिश्ड एंशिएंट आर्ट फॉर्म है। ये प्राचीन आर्ट फॉर्म है, बहुत ही अच्छे से अपनी जड़ें पकड़ा हुआ है, वेल एस्टैब्लिश्ड है। डिस्पाइट, किस चीज के बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, द प्रोलिफरेशन ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। अब हमारे मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट यानी कि जो नए माध्यम है मनोरंजन का, उसमें कई चीजें इंक्लूड है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मैगजीन्स है, मतलब इतने सारी चीजें है ना, नहीं देख रहे हो ना, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। एंड कम्युनिकेशन, स्ट्रीट थिएटर कंटिन्यूज टू फ्लरिश इन इंडिया। इतने चीजों के होने के बावजूद जो सड़क पे नाटक नौटंकी होती है, वो आज भी इंडिया में चल रहा है, फ्लरिश कर रहा है। स्ट्रीट थिएटर एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हैज फॉर सेंचुरीज बीन प्रोपोगेटिंग, प्रोपोगेटिंग का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, रिफॉर्म्स यानी सुधार। ये सदियों से प्रचार प्रसार कर रहा है, किसका, सुधार का। किस चीज को हाईलाइट, ज्यादा जोर दिखाते हुए किस चीज पर, सामाजिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, राजनीतिक इश्यूज को जो हमारे समाज में प्रेजेंट है, उस मुद्दों को उठाकर ये बहुत अच्छे से उनको रिफॉर्म कर रहा है, यानी कि सुधार कर रहा है। अनलाइक इन द ओल्डन डेज, इट्स परफॉर्मेंस इज नो लॉन्गर रेस्ट्रिक्टेड टू विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज। बेटा छोटे शहर, छोटे गांव में ये अभी ऐसा नहीं कि वहीं पर रेस्ट्रिक्टेड है ना, पुराने समय में वहीं पर रेस्ट्रिक्टेड होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये कहां पर है, बड़े शहरों में भी है, ठीक है। और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ सिटी, सिटी के छोटे छोटे लोकेलिटी में नहीं है खाली। अब कहां ये, टुडे स्मॉल ग्रुप्स ऑफ परफॉर्मर्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स वुड स्टेज परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस को स्टेज करते, मतलब करते हैं, कहां करते हैं, मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने के लिए, यानी कि मोबिलाइज समझते हो ना, यानी कि फैलाने के लिए। कोई भी चीज मोबाइल होता है तो वो चल सकता है, वो कहीं जा सकता है, तो पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने के लिए, और टू हेल्प क्रिएट और रेज अवेयरनेस ओवर ए पर्टिकुलर इश्यू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का इश्यूज है उनको रेज करने के लिए। टीम्स ऑन सब्सटेंस अब्यूज, जैसे ड्रग्स है उसका दुरुपयोग पर, एड्स का अवेयरनेस, एड्स से कैसे बचे, घरेलू हिंसा के मामले में, आर सम ऑफ द एरियाज हाईलाइटेड बाय कंटेम्प्रेरी स्ट्रीट थिएटर ट्रूप, ट्रूप मतलब ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स। तो जो समकालीन, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, आज के जमाने के जो स्ट्रीट के परफॉर्मर्स है वो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। अनलाइक इन रेगुलर ड्रामा, स्ट्रीट ड्रामा एम्प्लॉय वेरी लिटिल प्रॉप्स एंड इमेजेस। रेगुलर ड्रामा में देखोगे बहुत सारी चीजें होगी जो एकदम पूरा सजावट के साथ होगा पूरा स्टेज पे, नहीं है सड़क पे कहां तुम ले आओगे ये सब चीजें, ठीक है ना। वो सब प्रॉप्स वगैरह जो होते हैं वो सब नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उस सड़क पे उनको करना है। द ह्यूमन बॉडी बिकम्स द मेन टूल इन विच कोरियोग्राफी यानी डांस वगैरह, माइम यानी एकदम मुंह का अभिनय बिना कुछ बोले, डायलॉग्स संवाद, सॉन्ग्स एंड स्लोगन्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड। ह्यूमन बॉडी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहां पे आप कहां प्रॉप्स लगाओगे, कहां स्टेज को डेकोरेट करोगे। स्ट्रीट थिएटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंटीमेट मीडिया, इंटीमेट मतलब होता है बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित मीडिया, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ खड़े होकर कर रही हूँ, आप मुझे यहाँ खड़े होकर देख रहे हो, तो इंटीमेट रिलेशन दिखेगा ना आपको। इट्स अपील टू द इमोशन लीडिंग टू क्विक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑन ऑडियंस। और एकदम पास खड़े होकर देख रहे हो ना, तो आपका ज्यादा दिमाग पे ये असर डालता है। By being local and live, they also are able to establish not only direct contact with the audience, but by being cost effective and flexible, they are popular among all age group. बेटा ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ऑडियंस, मैंने कहा मैं यहाँ हूँ आप यहाँ खड़े हो, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ताम झाम से बचे हुए हो, और ये पॉपुलर है सभी ग्रुप के बीच में, क्योंकि जहां भी सड़क में ये खड़े होकर करने लगते हैं तमाशा, वहां पे लोग खड़े होकर देखने लगते हैं, राइट। बोलो कोई प्रॉब्लम। अब ये करो तो एक एक मिनट में चेंज करोगे जरा।
जब आंसर आने लगे। जल्दी करो फटाफट। अरे हो गया, जल्दी करो फटाफट। चलो बेटा अभी पहले कर लो, उसके बाद मैं समझाती हूँ। हम्म। चलो शुरुआत करें। फॉर द लिसनर साइलेंस कैन फॉर द लिसनर, लिसनर कहाँ है यार? जरा लिसनर ढूंढो पहले और उसके बाद साइलेंस देखते हैं कहाँ है। ये तो फॉर द स्पीकर है ना? फॉर द लिसनर यहां आ गया हम। कितना नीचे देखो, फर्स्ट आंसर कितना नीचे है। साइलेंस कैन बाय टाइम ईदर टू डाइजेस्ट व्हाट हैज बीन सेड और टू कंसिडर अ रेस्पॉन्स ऑफ बोथ। मान लो आप बोल रहे हो और हम चुप है ना? इतनी देर में जो बोला गया है ना वो हम समझ लेंगे अच्छे से, और फिर मुझे टाइम मिल जाएगा रिस्पॉन्ड करने का। साइलेंस कैन बाय टाइम, जिसमें मैं या तो अच्छे से समझ लूं जो बोला गया है ना, और रिस्पॉन्स कंसिडर कर लूं या फिर दोनों कर लूं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द प्रेग्नेंट पॉज क्या होता है? एंड वेयर डू यू फाइंड दिस वर्ड प्रेग्नेंट पॉज? देखो यहां पे ऑथर के हिसाब से प्रेग्नेंट पॉज क्या है? हैंडेड स्किलफुली, अगर तरीके से उसको आप हैंडल करो तो इट कैन बिल्ड अप एंटिसिपेशन फॉर व्हाट इज टू कम, द प्रेग्नेंट पॉज। यानी कि अगर आप स्किलफुली हैंडल करो तो आप समझ जाओगे कि अब क्या आने वाला है।
है ना? तो वो पॉज का मतलब होता है कि वो जो आपने ठहरे हो, आप अपनी बात में ठहरे हो, है ना? उसमें आप समझ जाते हो आगे से क्या आने वाला है, प्रेग्नेंट पॉज, है ना? इट बिल्ड अप एंटिसिपेशन, यानी पहले से आप एंटिसिपेट कर सकते हो, समझ सकते हो आगे क्या आने वाला है। देखो ये ऑपोजिट ऑफ पोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है बेटा जिसमें क्षमता हो, पोटेंशियल से बना है पोटेंट, उसका उल्टा क्या होगा? वीक होगा। अगर आप में क्षमता नहीं तो आप क्या हो? वीक हो। ठीक है। सिनोनिम ऑफ गॉज, अब गॉज वर्ड देखो और इसका सिनोनिम एंटोनिम याद रखना। सबसे दिक्कत वाली बात होती है कि अगर आप इसका सिनोनिम पूछोगे तो एग्जैक्टली इसका मीनिंग आपको डिक्शनरी में देखना पड़ेगा, लेकिन यहां पे गॉज वर्ड देखो, यहां पे इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू मेक आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस एंड गॉज देयर रिएक्शन। लोगों से आई कॉन्टैक्ट बना सकते हो जितने देर आप चुप होकर साइलेंटली देख रहे हो, एंड गॉज देयर रिएक्शंस, और क्या रिएक्शन होगा उनका वो आप गैदर कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ठीक है ना? आकलन कर सकते हो कि उनका रिएक्शन क्या होगा, मेजर देयर रिएक्शन। आंसर क्या दिया हुआ है इसका फोर्थ का? गैदर नॉलेज, शेयर इंफॉर्मेशन, मेक स्टेटमेंट, मेजर देयर रिएक्शन होना चाहिए। गॉज का मतलब होता है मेजर करना। ठीक है, देखो यहाँ पे गॉज वर्ड है, उनका रिएक्शन क्या होगा वो आप आकलन लगा सकते हो, मेजर कर सकते हो। साइलेंस सीम्स टू बी द एसेंस ऑफ साइलेंस सीम्स टू बी द एसेंस। देखो पांचवा क्वेश्चन का आंसर सबसे ऊपर, इसका मतलब कई बार ऊपर नीचे भी होगा। साइलेंस सीम्स टू बी द एसेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेशन। ठीक है, एट फर्स्ट साइलेंस को ऐसा लगता है चुप रहने पर कि शायद नॉन कम्युनिकेशन कर रहा है कोई, लेकिन एज सच नॉन कम्युनिकेशन नहीं है। उसका इंपॉर्टेंस क्या है? मेजर है, सी, है ना? बस ठीक है। क्या है देखो ध्यान से, एट फर्स्ट साइट, शुरू शुरू में साइलेंस से आपको ऐसा महसूस होगा ना कि बंदा तो नॉन कम्युनिकेशन कर रहा है, मतलब बात ही नहीं कर रहा है, नॉन कम्युनिकेशन। येट वी नो दैट इन सम सर्कमस्टांसेस साइलेंस कैन स्पीक वॉल्यूम्स। कई बार अब एकदम चुप रहते हो ना, का मतलब बहुत कुछ है बातें जो आप बोल नहीं रहे हो लेकिन चुप हो। इट इज ऑल्सो अ पोटेंट टूल इन द कम्युनिकेशन टूल बॉक्स। ये एक बहुत ही मजबूत टूल है कम्युनिकेशन टूल बॉक्स में फॉर द स्पीकर, वक्ता के लिए। एज इट एड्स एम्फेसिस टू पॉइंट, जब आप कुछ बोल के रुकते हो तो किसी बात पर जोर दे रहे हो, इसलिए आपने उसके बाद रुका है। जैसे कॉमा पर हम लोग रुकते हैं ना, क्यों? क्योंकि हम आगे की बात कंटिन्यू करने के पहले एक पॉज दे रहे हो। अलाउइंग टाइम फॉर इट्स फुल सिग्निफिकेंस टू सिंक इन। कभी कोई बात बोल के जब आप रुकते हो, इसका मतलब है कि उस बात को सिंक करने दे रहे हो, बंदे के दिमाग में वो ठहरने का समय दे रहे हो। अगर हैंडल करो इसको ठीक से, इट कैन बिल्ड अप एंटिसिपेशन फॉर व्हाट इज टू कम, द प्रेग्नेंट पॉज। और अगर ठीक से हैंडल करो ना, तो मैं आगे क्या बोलने वाली हूं उसके पहले तालियां बज जाती, क्योंकि अगला समझ जाता कि क्या बोलने वाली है, इसलिए कहते हैं प्रेग्नेंट पॉज। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू मेक आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस। अगर मैं 2 सेकंड के लिए मैं चुप हो रही हूं तो मैं कम से कम आई कॉन्टैक्ट बना सकती हूँ ऑडियंस से, एंड गॉज द रिएक्शंस, और मुझे समझ में आएगा कि इनका रिएक्शन क्या आने वाला है। इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द टाइमिंग ऑफ वंस डिलीवरी। ये किसी का डिलीवरी का जो टाइमिंग है ना, वो बहुत बड़ा एसेंशियल कंपोनेंट्स है। और जल्दी जल्दी बोल रही हूं मैं और एक ठहर के साथ बोल रही हूं, तो जो साइलेंस है ये मेरे कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। फॉर द लिसनर, सुनने वाले के लिए, साइलेंस कैन बाय टाइम ईदर टू डाइजेस्ट व्हाट हैज बीन सेड और टू कंसिडर अ रिस्पॉन्स। अगर किसी ने मुझसे कुछ कहा, अब मैं 2 मिनट, सॉरी, जवाब देने के पहले 10 सेकेंड में रुकी हूं, तो उतने टाइम में मैं क्या करूंगी? मैं बाय टाइम करूंगी, या तो डाइजेस्ट करने के लिए क्या मुझसे क्वेश्चन किया गया है, या रेस्पॉन्ड कैसे करना है उसके लिए। साइलेंस विल ऑफन ल्योर द स्पीकर, ल्योर का मतलब होता है लालच देना, इनटू सेइंग मोर देन ही और शी मे हैव इंटेंडेड। अब मान लो आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं थोड़ा चुप हूं, तो आप ज्यादा बात करोगे, इससे क्या होगा कि आप मेरे से सारी बातें निकलवा सकते हो, बहुत सारी बातें निकलवा सकते हो। ठीक है, हम लोगों ने करीबन 5 कॉम्प्रिहेंशन किया है। मैं 5 कॉम्प्रिहेंशन आपको होमवर्क दे रही हूँ, 10 कॉम्प्रिहेंशन, 6 कॉम्प्रिहेंशन होमवर्क दे रही हूँ। आप सबको करके, क्लास कल ही चलेगा, कल इसी टाइम, परसों नहीं, कल इसी टाइम। ठीक है, आगे के मैं करूंगी।